हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो आप लोगों को रेगुलर नहीं मिल पा रही, लेकिन अब आपको 1 जून से वीडियो रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज से आप सभी का वीडियो रेगुलर हो जाएगा और ये आप लोगों को सीरीज जो कराया जाए जिसमें सेट नंबर 3 का आज डिस्कशन होने वाला है। और पीडीएफ की बात रही दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड हो जाएगी और साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर है 6299691643। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा पीडीएफ लिखकर, तो आप सभी को मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और वहां से जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले 2 सेट करा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो 2 सेट देख लीजिएगा। और आज हम आप लोगों के करा रहे हैं पेपर नंबर 3, जो आप सबको दिख रहा है, बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। 21,391 पोस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी पेपर नंबर 3 है, वो आपको आज कराने वाले हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना तथा वेग को आधा कर दिया जाता है, तो वस्तु का जो संवेग होता है वो क्या होता है? आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर नंबर 1 में भी पूछा गया है, जो 7 तारीख के क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा, यानी राज्य के लिए सभा। ये समास विग्रह सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा का समास विग्रह राजा की सभा होता है, इसलिए राज्यसभा का जो विग्रह है वो सही नहीं है। बाकी सबके लिए सही है। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त होना और सेना नायक सेना के लिए नायक होना। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि खाली स्थान ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो किसने जीव द्रव्य का नाम दिया? तो वो दिया था जेई पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नाम दिया था, जो कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ होता है। ठीक है, जो उसे पचकने से बचाता है, इसलिए इसको तरल जैविक पदार्थ होता है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसका? F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर F1 की बात करें तो F1 का प्रयोग लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलता है। और साथ ही साथ वहीं F2 का प्रयोग करें तो किसी भी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की अनुमति हेतु किया जाता है। और F3 जो होता है, वो कुंजी का उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर एप्लीकेशन खोजने की मदद करता है। और साथ ही साथ अगर F4 की बात करें तो Alt प्लस F4 सक्रिय विंडो को बंद करता है, यानी जो विंडो ओपन रहता है उस विंडो को बंद करने के लिए Alt प्लस F4 को अगर आप कीबोर्ड को प्रेस करते हैं तो वह विंडो अपने आप क्लोज हो जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो वो साकले ने किया था। किसने किया था? साकले ने किया था। इसके अलावा अन्य आपको आविष्कारक को भी याद रखना होगा, जैसे कि डिस्क ब्रेक की अगर बात करें तो F लेचेस्टर है। सेफ्टी पिन की बात करें तो वाल्टर हंट है। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो एंडे मेरी एम्पियर है। लिफ्ट की बात करें तो इलिसा ओटिस है। स्कूटर की बात करें तो जी प्रेडॉस है। बाईसाइकिल की बात करें तो के मैकुलिन है। कटाई मशीन की बात करें तो सैमुअल क्रॉम्पटन है। डायनेमो की बात करें तो वो माइकल फैराडे है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 करें कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कि कौन सा विद्रोह जो 1857 के विद्रोह है नेता है और उसके केंद्र के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें आपका सही होगा। ठीक है, तो देखिए, 1857 के विद्रोह का नेता जो है, जो नाना साहेब हैं, वो कहाँ किस केंद्र से थे? तो नाना साहेब जो थे आपके, वो कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर थे से। वहीं अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो वो झांसी से थे। और बहादुर शाह जफर की बात करें तो वो दिल्ली से थे। और मौलवी
अहमदुल्ला की बात करें तो फैजाबाद से थे। तो यहाँ पे देखिए ए का 1 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, और बी का 2 और सी का 4 और डी का 3। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है आपका, इसलिए सी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बारडोली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो बारडोली में 1928 ईस्वी में जो लगान वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। किसने किए थे? वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगले क्वेश्चन के, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी यहाँ पे विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और अर्थव्यवस्था वर्तमान में 4 आय समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे पहला निम्न आय, दूसरा निम्न मध्यम आय, तीसरा उच्चतम मध्यम आय और चौथा उच्च आय। और वहीं विश्व बैंक की अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक की बोले तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो जुलाई 1944 को हुआ था, वहीं उसके मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। और विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 189 है। कितना है? 189 है, यानी 189 है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, मैथ का क्वेश्चन दिया है कि 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो आप सबको याद रखना होगा, इस चीज को ध्यान रखना होगा। ब्रीथ ब्रीथ होता है ना, ब्रीथ पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है अगर वही अर्धवृत्त की बात करें। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 3 पाई r² हो जाएगा। क्या होगा? 3 पाई r² हो जाएगा। तो फार्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा, कोई सॉरी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 11 आपका मैथ का सवाल बना है और 12 भी है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे वेवर या दहिया किस राज्य में कहा गया है? भारत में जो झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे वेवर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है? तो वो आपको मध्य प्रदेश राज्य में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह दिया है कि नवेली लिग्नाइट कोयला खनन किस राज्य में स्थित है? नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 की गंगा एक्शन प्लान यानी GAP की शुरुआत कब हुआ था? तो GAP की शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन की बात करते तो यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। और गंगा एक्शन प्लान यानी GAP का पहला चरण 14 जनवरी 1986 को पूरी तरह से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि जल और अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सजीवों के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रसायन के कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था गंगा एक्शन प्लान की। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1985 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कांटे और चुस्क में किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो कांटे जो हुक्स बोलते हैं और चुस्क जो बोलते हैं सुकर्स के किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो इसमें आपका प्लेटी हेलमेंथिज प्लेटी हेलमेंथिज है जो इसका वर्ग जीवों का विशेष गुण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कृष्णा नदी जल विवाद किस बांध से संबंधित है? कृष्णा नदी जो जल विवाद है वो किस बांध से संबंधित है? तो वो आपका श्री सैलम बांध से संबंधित है। किससे? श्री सैलम बांध से संबंधित है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल को लेकर है। और कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृष्णा
जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। और कृष्णा नदी जल विवाद बांध जो है किससे संबंधित है? तो वो श्री सैलम से संबंधित है। किससे? श्री सैलम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऐसे अव्यव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है वो कहलाता है। तो वो आपका निपात कहलाता है। क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की होते हैं स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का संधि विच्छेद सु धन आगत होगा। क्या होगा? सु धन आगत होगा स्वागत का संधि विच्छेद। और संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के अंतिम वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। जैसे देव प्लस आल देवाल, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। अगले क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्रों को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो वो 33% वनों को अंतर्गत लाने का क्षेत्र रखा गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 करके परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40, तो तत्व के नाभिक का प्रतीक क्या होगा? अगर परमाणु संख्या अगर आपका 18 है और द्रव्यमान संख्या आपका 40 है तो सिंपल सी बात है कि 18 परमाणु संख्या किसका होता है? आर्गन का होता है। किसका होता है? आर्गन का होता है। और आप सबको ये चीज पता होना चाहिए कि आर्गन जो होता है, ठीक है, आर्गन और इसके जो नीचे जो लिखा जाता है वो आपका परमाणु संख्या होता है और इसके जो ऊपर लिखा होता है वो परमाणु भार होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ 40/18 यानी ये आपका परमाणु भार है और ये आपका परमाणु संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका एक सीक्वेंस में लिखा है जो कि ये गलत है। एक सीक्वेंस में नहीं होता है बल्कि परमाणु भार को ऊपर लिखा जाता है और वहीं परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है। ठीक है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोक्रियोटस और यूक्रियोटस से अलग होता है? कौन सा प्रोक्रियोटस और यूक्रियोटस से अलग होता है? तो प्रोक्रियोटस में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि प्रोक्रियोटस को यूक्रियोटस से अलग करता है। जो प्रोक्रियोटस में होता है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थिति होता है जबकि यूक्रियोटस में केंद्रक झिल्ली होता है। यही सबसे अलग होने का रीजन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण जो आपके सामने अभिक्रिया दिया हुआ है CH3CH2OH, इसको अम्लीय K2Cr2O7 प्लस उष्मा में किया था तो CH3COH बनता है। तो ये बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है? तो ये एक आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, वो अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, अतः ये कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। अपमार्जक का उपयोग किस में किया जाता है? शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। और साबुन जो होता है जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा, बुझा हुआ चूना के जलीय घोल के पीएच मान का बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना, इसके जलीय घोल का पीएच मान आपको बढ़ते क्रम में बताना है। जो सबसे कम है उसको बताना है। तो इसमें जो आपका सबसे होगा आपका सेंधा नमक होगा, उसके बाद बेकिंग सोडा होगा, उसके बाद धोने का सोडा, उसके बाद बुझा हुआ चूना होगा। कि सेंधा नमक का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान जो होता है 8.1 होता है जिसका सूत्र NaHCO3 होता है। वही धुआं सोडा जो होता है उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2 होता है। इसका पीएच मान 11 होता है। ठीक है। वही बुझा हुआ चूना का पीएच मान 12.4 होता है। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ, असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित है? असमान गति, तो असमान गति में एक वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है, उसे हम लोग असमान गति बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अम्ल करता है, अम्ल क्या करता है? तो अम्ल हमेशा आपको नीले लिटोस पत्रों को लाल करता है। अम्ल जो होता है नीले लिटोस पत्रों को लाल करता है, और अम्ल जल में घुलकर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ये तीनों के तीनों क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। अम्ल जो होता है नीले लिटोस पत्रों को लाल करता है, और क्षार लाल लिटोस पत्रों को नीला कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी याद रखना होगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी सारे पूछते हैं कि एसिटिक अम्ल में कौन सा, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू, संतरा या अन्य सिट्रस फल में पाया जाता है। वहीं जबकि लैक्टिक अम्ल की बात करें तो वो दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो वो पालक या टमाटर में पाया जाता है। जबकि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाया जाता है। वहीं कार्बनिक अम्ल की बात करें तो सोडा, वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में पाया जाता है। जबकि मैलिक अम्ल जो होता है आपका सेब में पाया जाता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो वो आपका सोना है। क्या है? सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु किसे? सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तन्य का मतलब जिससे कि पतली चादरें बनाई जा सकती है, खींच खींच कर लंबा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। और जब उसे चादर बनाई जाती है पीट पीट कर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयते बोलते हैं। आघातवर्धनीयता और तन्यता के कारण ही हम अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी वस्तु को आकार दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबे खाली स्थान कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में खाली स्थान कार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन की श्रृंखलाएं होती है, जबकि वहीं जंतु वसा में बात करते तो वो संतृप्त कार्बन की श्रृंखलाएं होती है। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि वनस्पति तेलों में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन ये आपका दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है कि ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेजी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और दूसरा क्वेश्चन है कि निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसमें जो सही आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो सही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निसार क्या है आपका? आपको बताना है कि निसार क्या है। तो निसार जो है आपका क्या है? तो निसार इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। क्या है? इसरो और नासा द्वारा विकसित एक क्या है? एक रडार है। अगले क्वेश्चन की 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने के अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में अमेरिका की टीम ने बिहार का दौरा किया था। और अमेरिका के द्वारा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की सराहना भी किया था। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 75 वर्ष के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र से हुई है? तो ये ग्रेटर काजीरंगा से हुआ। किससे हुआ? ग्रेटर काजीरंगा से हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ब्रहोस एयरसोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध का हस्ताक्षर किया था। 2024 में पहला बेंच किस देश को दिया? तो किस देश को दिया? तो फिलीपींस को दिया था। किसको दिया था? फिलीपींस को दिया था। अगले क्वेश्चन के बिहार के किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है? बिहार के किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है? तो वो सुल्तानगंज से मिली है। किससे मिली है? सुल्तानगंज से मिला है। ठीक है, 1861 में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के दौरान भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में यह मूर्ति पाया गया था। और यह वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। और इस मूर्ति के निर्माण गुप्त काल में किया गया था। बांका के सांसद गिरधर यादव प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा को विदेशी भारत लाने से मांग की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन जनगणना से दिया हुआ है। जनगणना से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो वो 61.80 है। कितना? 61.80 है। जिससे पुरुष की अगर साक्षरता की बात करें तो 71.2% है, और महिला की बात करें तो 51.5% है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका रोहतास है। और सबसे अधिक पुरुष के साक्षरता वाला जिला की बात करें तो वो भी रोहतास है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला वो है पूर्णिया। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास है। तो रोहतास आपका पुरुष और महिला दोनों में साक्षरता दर सबसे अधिक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो आपके सहरसा है। और वहीं अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो आपकी पूर्णिया है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 43 की निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है? तटीय मैदान का भाग नहीं है तो आपका तराई क्षेत्र है, वो तटीय मैदान के भाग नहीं है। तराई क्षेत्र जो वो तटीय मैदान के भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोरियर बांध रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोरियर बाघ रिजर्व भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल में स्थित एक अन्य टाइगर रिजर्व पराबीकुलम कुलम टाइगर रिजर्व है। तो पेरियार बांध रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं हो सकता? तो वर्ड प्रेस नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वर्ड प्रेस नहीं हो सकता। कालाजार बीमारी का रोगाणु है। कालाजार बीमारी का रोगाणु है वो क्या है? तो वो लिसामेनियम है। क्या है? लिसामेनिया है। कालाजार बीमारी के रोगाणु क्या है? लिसामेनिया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। समसूत्री विभाजन मदद करता है। समसूत्री विभाजन किस में मदद करता है? तो समसूत्री विभाजन जो होता है वो आपकी कोशिकाओं ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में ये क्या करता है? मदद करता है। क्षतिग्रस्त जो कोशिका होती है ऊतक की वृद्धि होती है और मरम्मत होती है, उसमें समसूत्री विभाजन ये मदद करता है। और समसूत्री विभाजन होता क्या है? तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि समसूत्री विभाजन जो होता है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया को 1882 ईस्वी में माइटोसिस नाम दिया था। और यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। और समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया। ठीक है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है? रदरफोर्ड का अल्फा कण जो होता है प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो वो आपके परमाणुवीय नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? परमाणविक नाभिक के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया 49। निम्नलिखित इसमें कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? तो ये पट्टचित्र जो हस्तशिल्प कला है वो बिहार का नहीं है। पट्टलिप हस्तचित्र जो है वो बिहार की नहीं है, बल्कि किसकी है? उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकला। क्या है? उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकला है। और इन चित्रों में कपड़ा पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है पट्टचित्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? यूवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा? तो वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गद्यांश दिया हुआ है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो आपको गद्यांश पे देख के करना होता है। संसारण के रूप में लोगों से अभिप्राय क्या था? तो किसी देश की कार्यशील जनसंख्या था। मनुष्य को पशु से देवता कौन बनाता है? तो वो श्रेष्ठ पुस्तक मनुष्य को पशु से देवता बनाता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बौद्ध सर्किट शामिल में कौन सा स्थल बिहार में नहीं है? बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल जो है वो बिहार में नहीं है? तो वो सारनाथ जो है बिहार में नहीं है, बल्कि राजगीर, बोध गया, पटना ये सब के सब कहाँ है? बिहार में है। और वहीं अगर सारनाथ की बात करें तो ये यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। ठीक है। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। निम्नलिखित से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें बताना है कि आपको मौलिक अधिकार कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी के सभी क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार आपका 21 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है।
अगर बात करें वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 से है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। वहीं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अगर अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 59 मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों कितने प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? 15%। कितना? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका होता है। गैसों से युक्त वायुमंडल जो होता है पृथ्वी पे टिका होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका होता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका होता है। ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता। ध्वनि का संचारण कहाँ नहीं हो सकता है? तो ध्वनि का संचारण वो निर्वात में नहीं हो सकता है, जबकि प्रकाश का संचारण निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है। ध्वनि की कभी भी गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैसों में होती है। जबकि ध्वनि एक दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति जो होती है इसकी कभी भी नहीं बदलती। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। FOSS का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें F किसका संक्षिप्त रूप है? तो F जो है फ्री का संक्षिप्त रूप है। किसका? फ्री का संक्षिप्त रूप है। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होगा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो क्या होता है? मुफ्त में उपलब्ध होता है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो कौन सा है? तो कांवड़ झील है जो रामसर स्थल कहेगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील है जो बेगूसराय जिला में अवस्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। और यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के विस्फोट प्रवाह के कारण निर्मित होती है। ठीक है। बिहार में वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल है। पहला कांवड़ झीली, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। रामसर एक ईरानी शहर है। इस चीज को भी ध्यान रखिए। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू किया? तो बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम जो है वो आपको अगस्त 2011 में लागू किया था। कब? 2011 में लागू किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय सरकार की तरफ से खाली स्थान करेंसी नोट जारी होता है। भारतीय सरकार की तरफ से जो करेंसी नोट होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और एक के नोट को वित्त मंत्री द्वारा जारी किया। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्नलिखित में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिला है? तो किसको उचित हिस्सा नहीं मिला है? तो वो श्रमिकों को उचित हिस्सा नहीं मिला है। अगले क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा देश अपने रणनीतिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिस को अपना रहा है? तो कौन अपना रहा है? तो चीन अपना रहा है। कौन अपना रहा है? तो चीन अपना रहा है। ठीक है। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कि सुश्री शांति देवी पासवान और सुश्री शिवन पासवान को खाली स्थान से सम्मानित किया गया। तो किससे सम्मानित किया गया? तो इसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? तो पद्म श्री से 2024 में इन्हें सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है? तो किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है? तो पहला इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति करता है राज्यसभा, और साथ ही साथ ये संवैधानिक संशोधनों को पारित करता है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति का अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। देखिए
आपको इससे प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ अनुच्छेद है जिसे याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। पहला कि अनुच्छेद 74 है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री का गठन किया है जिससे क्या बोलते हैं, प्रमुख होता है, जिसका क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। वही अनुच्छेद 75 के 1 की बात करें, अनुच्छेद 75 की 1 की बात करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। वहीं अनुच्छेद 75 के 2 बोलता है कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद पे बने रहते हैं, और 75 के 3 बोलता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रचजन से संबंधित नहीं है। तो वो क्या है, किकट प्रचजन से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से था, तो वो आपका सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, वो कौन थे, तो वो आपके 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी जो था वो दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था, तो वो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो था। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था। अगले क्वेश्चन का 79 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन का 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो आपके पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे। 80 नंबर क्वेश्चन के फारसी साप्ताहिक मिराटुल अखबार के प्रकाशित कौन थे। तो फारसी साप्ताहिक मिराटुल अखबार के जो प्रकाशित थे तो वो कौन थे, तो वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1880 में हराया था। तो किसको हराया था, तो वो पोली लूर को हराया था। किसको? पोली लूर में हराया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन, भारत में बनने वाली सर्वोत्तम कथा फिल्म यानी टॉकी थी। भारत में बनने वाली सर्वोत्तम कथा फिल्म टॉकी थी, तो वो क्या थी, तो वो आलम आरा था। क्या था? आलम आरा था। ठीक है। अगले क्वेश्चन के 83 नंबर क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो वो संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। अगले क्वेश्चन की होती है 84 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है, तो वो आपका अनुच्छेद 32 है। क्या है? अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होता है वो आपको राष्ट्र सॉरी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति क्या होता है, जवाबदेह ही होता है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 94 नंबर क्वेश्चन की दिया हुआ है कि यदि एक दी हुई समयावधि की कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी। तो वास्तविक आय जो होगी वो क्या होगी, अपवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो वो कब की थी? 1948 में की थी। 1948 में की थी। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऑपरेशन फ्लड का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो है वो किससे संबंध है? दुर्गत आपूर्ति से संबंध है। किससे? दुर्गत आपूर्ति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है।
भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन है? तो वो है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी वह नदी। उसके बाद गोदावरी है। 98 नंबर क्वेश्चन के मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जाता है। किसको द्वारा? तो वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 99 क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो इक्वेटिव का पार्ट ऑफ क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज टाइम टू डू वर्क कैच एंड पॉजिटिव वॉइस। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चन का सलूशन हो चुका है। पीडीएफ के लिए मैसेज करिए, पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।